वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नया पाठ है और ये 8वीं कक्षा का पाठ है और पाठ का नाम है मेरा देश मेरी माँ। और इसके पहले आप 2 पाठ पढ़ चुके हैं, तभी मैं ये पाठ शुरू करने जा रही हूँ। और ये पाठ एक सैनिक को समर्पित है और अगस्त का महीना है। कुछ दिन पहले ही 15 अगस्त हो गया और इसीलिए ये पाठ एक शहीद को समर्पित करती हूँ। और पाठ का नाम है मेरा देश मेरी माँ। जैसे कि आप जानते हैं, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। और उसी तरह जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माँ, जन्म देने वाली माँ और पालन करने वाली जन्मभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए, अब इसके लिए जान देना चाहिए। और इसलिए अभी ये 15 अगस्त के महीने में बहुत सारे देशभक्ति गीत आप सुने होंगे, उसमें खास करके 2 लाइन मैं आपको सुनाना चाहूंगी और ये देशभक्ति गीत देश के लिए समर्पित है, तो आप सुनिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ही वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने जाने जाने। चलिए बच्चों, सुनते हैं मेरा देश मेरी माँ। और ये भारत और पाकिस्तान के युद्ध की कहानी है। कहानी एक सच्ची घटना है और ये 1965 की बात है, 1965। और ये पाकिस्तान भारत का पुराना दुश्मन है और हमेशा भारत पर हमला करते रहे, लेकिन हर बार उसे हारना पड़ता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हो गए। वैसे तो बहुत सारे युद्ध छोटे मोटे होते रह गए हैं, लेकिन 4 मुख्य युद्ध हो गए। और 1947 में, अब 1965, 1971 और उसी तरह 1999। और 1999 के युद्ध को कोई नहीं भूल सकता, 1999। और ये सबसे बड़ी विजय थी और ये युद्ध कारगिल में हुआ और 26 जुलाई 1999। और इस क्षण को कोई नहीं भुला सकता, इतिहास में सोने के अक्षर में लिखा गया है। और ये पाकिस्तान अक्सर भारत के साथ युद्ध क्यों करता है? कश्मीर के लिए। लेकिन अभी कश्मीर आजाद हो गया और भारत का अभिन्न अंग बन गया है और उसके बाद कश्मीर से 370 धारा हटा दी गई। इस तरह भी पाकिस्तान खामोश है, लेकिन जब कभी कभी हर बार हमले करते रहता है, लेकिन भारत इनका जवाब पत्थर से देता है और हमेशा पाकिस्तान को हारना पड़ता है। तो आज का पाठ भी यही है, 1965 की युद्ध की कहानी है और इस तरह ये सच्ची घटना है और किस तरह देशभक्त ने अपनी जान देकर युद्ध में विजय हासिल की। तो चलिए सुनते हैं मेरा देश मेरी माँ। इसमें कुछ कठिन शब्द है और कठिन शब्द की आपको जानना जरूरी है। हमला, इसका अर्थ है आक्रमण, चौंका देना, चकित करना, आश्चर्यचकित करना, रूंध जाना, दुखी होना, अभेद्य, अटूट, न टूटने वाली, जिसे तोड़ा न जा सके, जूझना, लड़ना, दायित्व, जिम्मेदारी लेना, मौत, मृत्यु या मरण, संभालना, भार अपने ऊपर लेना, दिल दहलाना, भयभीत करना, इंतजार, प्रतीक्षा, वस्त्र नाश। इस तरह कठिन शब्द है बच्चों और आप जरूर देखिए और उसके बाद ये पाठ सुनेंगे मेरा देश मेरी माँ। तो आपको एक एक पैराग्राफ का अर्थ बताऊंगी, आप किताब निकाल कर बैठिए और पेज नंबर 18 निकालिए और पेज नंबर 18 पर देखिए। मैं आपको पाठ का सारांश बता दूंगी और एक भारत का नक्शा है और इसके बाद यहाँ पर माँ का चित्र दिया गया है। माँ की ममता की तुलना और किसी से कर सकते हैं हम? तो माँ का हृदय बहुत विशाल है, बड़ा है। और इस पाठ में मेरा देश के लिए
और माँ के वचन के लिए एक मेजर ने, एक अधिकारी ने किस तरह अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसका वर्णन इस पाठ में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं, मेरा देश मेरी माँ। सन 1965 की एक शाम, हर तरफ शांति का वातावरण था, किसी तरह कोई आशंका नहीं थी। ये सन 1965 की बात है और यहाँ पर पाकिस्तान कायर है और वो पीठ पीछे से हमला करता है। तो अगर युद्ध की तैयारी पहले ही बोल देता ना, तो युद्ध के बारे में पहले ही बोल देता तो भारत तैयार रहता। लेकिन भारत किसी से कम है क्या? किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पर क्या अभी युद्ध की घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन अचानक क्या हुआ, पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। और ये 1965 की बात है और हर तरफ शांति का वातावरण था, क्योंकि भारत को शांति पसंद है लेकिन पाकिस्तान को अशांति पसंद है। इसलिए उसने पीठ पीछे से हमला करना शुरू कर दिया और उसके बाद अभी युद्ध होने वाला था, लेकिन उसकी पूर्व सूचना दी गई क्या? पूर्व सूचना नहीं दी गई। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले में भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए और पाकिस्तान ने ये मौका देख लिया क्योंकि बहुत सारे सैनिक अपने घर वापस चले गए, क्योंकि उनको छुट्टियां मिल गई थी, क्योंकि युद्ध ही नहीं था, युद्ध का माहौल नहीं था, इसलिए सारे सैनिक छुट्टियों पर चले गए थे। और यही मौका देखकर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, लेकिन भारत किसी से कम नहीं है। और उसके बाद जल्द से जल्द सैनिकों को वापिस आने के आदेश दिए गए और टेलीग्राम भेजकर सैनिकों को वापिस आने का आदेश भेजा गया। और उसमें से एक कौन था? मेजर, आज का जो मेजर है, अधिकारी था, सैनिक अधिकारी था, अब उसका वो भी छुट्टियां बिताने चला गया। लेकिन बहुत जल्द सारे के सारे सैनिक वापिस चले आए, इसलिए युद्ध के लिए छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। अब छुट्टियां बिताने के लिए कौन आ गया था? मेजर आ गया था। और मेजर को भी सूचना मिली और जाने की तैयारी करते हुए उस मां के चरण स्पर्श किए और यहाँ पर कर लिया गया था, लेकिन आज वापिस जाना था। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और बहुत ही हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ मां के पास चला गया और मां के पैरों को छूकर आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि अभी से निकलना था। तो माँ को भी बहुत दुख हो रहा था, लेकिन क्या करे, बेटे को रोक भी नहीं सकती और देश के लिए जाना भी जरूरी है। माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी उठ गया और तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। और उसके बाद जब मेजर ने माँ को प्रणाम किया, माँ के चरण स्पर्श किए, तब माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ की आंखों के आंसू देखकर मेजर की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने भी अपने आंसुओं को रोक लिया। जल्द ही उसे अपने देश का स्मरण आया। देश का स्मरण करते हुए अपने आंसुओं को, अपने दुख को भुलाकर मेजर जाने की तैयारी करने लगा और माँ ने आशीर्वाद के रूप में कुछ वचन कह दिए और इसी वचन का पालन करते करते मेजर ने अपनी जान की बाजी लगाई। और वो वचन कौन से थे? सुनिए। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। और माँ ने इतना ही कहा, अपने बहते हुए आंसू को रोक लिया और दुख को पी लिया और अपने बेटे को जाते जाते एक बहुत ही कीमती आशीर्वाद दे दिया। और उसने क्या कहा? देखो बेटा, जाओ जीत कर आना। और यहाँ पर युद्ध में कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारतीय परंपरा क्या है? तो गोली पीठ पर नहीं खाना चाहिए। गोली कहाँ खानी चाहिए? सीने पर। यानी इसका मतलब आपको वापिस पीठ दिखाकर नहीं आना है, तो आपको क्या करना है? युद्ध करना है, दुश्मनों को मारना है। तो माँ का यह आशीर्वाद साथ लेकर मेजर आप युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्छुकी नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? और इस तरह अभी मेजर खड़ा है युद्ध मैदान में, युद्ध भूमि में खड़ा है और उसके बाद सारे के सारे सैनिक खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी वहां पर खड़े हैं। और उसके बाद इच्छुकी नाम का एक नहर है, इच्छुकी नाम का एक रास्ता है, वो भयानक रास्ता है, उसके अंदर जाकर युद्ध करना है। और इच्छुकी नाम की नहर कहाँ पर है? लाहौर में है। और लाहौर में जाकर इच्छुकी नहर को तोड़कर युद्ध करना है, लेकिन दीवार को तोड़ने के बाद ही दुश्मन अंदर छिपे बैठे हैं और उन्हें क्या करना है? उनसे लड़ना है। इसलिए सारे के सारे लोगों के चेहरे
पर एक सवाल था कि इस दीवार को कौन तोड़ेगा। सारे सैनिक खामोश थे, लेकिन उसमें से एक महान व्यक्ति था, वो मेजर था, और वो मेजर का नाम क्या था, आशाराम त्यागी। और वो सामने आ गया, सामने आकर उसने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली। यानी मतलब इच्छोगिन नहर को कौन तोड़ेगा, मेजर तोड़ेगा। कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था, और वीर कभी मौत के भय से रुके हैं। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया कि गांव से आए हुए वही मेजर थे, तो कार्य बहुत मुश्किल था। आसान था क्या बच्चों? बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो इच्छोगिन नहर के अंदर जाना मतलब यमराज के मुंह में जाना। तो यमराज का द्वार था साक्षात, और उसके अंदर जाने वाला बच नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मेजर ने हिम्मत नहीं हारी, और उसने ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली। और उसके बाद वही मेजर था जो कल ही गांव से वापस आ गया। मेजर अब क्या करने वाला था, इच्छोगिन नहर को तोड़ने का काम करने वाला था। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद उस रास्ते से किसी एक को ही अंदर जाना था, क्योंकि वन वे रोड रहता ना, वन वे, तो उसी तरह एक ही व्यक्ति जा सकता था, उसके साथ कोई नहीं जा सकता था। अकेले ही उसको जाना पड़ा, लेकिन उसने मौत की परवाह की क्या? मौत की परवाह बिल्कुल नहीं की, और जान हथेली पर लेकर मेजर क्या करता रहा, आगे बढ़ता रहा, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं थी, क्योंकि अंदर न जाने कहां दुश्मन छिपे बैठे पता नहीं। और उसके बाद मेजर के दोनों हाथ में पिस्तौल है, और यहाँ पर मेजर धीरे धीरे कदम रखते क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपने सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है काम की तो काम ऊपर लुटाए जा। इस तरह मेजर पर अब एक ही जुनून था, देशभक्ति का जुनून। देश के लिए आज वो किसी की परवाह नहीं कर रहा था, तो बस दुश्मनों को मारना ही उसका मकसद हो गया था। और इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था। गोलियां चल रही थी, फिर भी उसकी परवाह न करते हुए मेजर एक कदम बढ़ाते इच्छोगिन नहर में प्रवेश कर रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। और इस तरह मेजर के दोनों हाथों में पिस्तौल थी, और पिस्तौल से गोलियों की बरसात करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये 1965 की बात है, तब वो मतलब युद्ध गोलियों से पिस्तौल से किया जाता है। लेकिन आजकल एक से बढ़कर एक तरीके टेक्निक्स आ गए हैं। तो एयर स्ट्राइक आपने सुना होगा, उसके बाद मिसाइल से युद्ध कर सकते हैं, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक से युद्ध कर सकते हैं। तो अभी एक फिलहाल लेटेस्ट अभी राफेल आ गया है। तो जर्मनी से 5 विमान मंगवाए गए हैं, और बहुत ही फाइटर विमान है, और इससे बहुत ही आसानी से युद्ध कर सकते हैं। और भारत अब कितना शक्तिशाली बन गया है, दुश्मनों को नाक और चने दबा सकता है, दुश्मनों को हरा सकता है। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई, और मेजर के हाथ और पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे, और गोलियां आकर सीने में घुसती रही। दुश्मन भी कुछ कम नहीं थे, क्योंकि छिप कर वार कर रहे थे। और आमने सामने वार होता ना, तो आमने सामने मुकाबला होता ना, तो मेजर किसी से कम नहीं था। लेकिन दुश्मन कहाँ छिपे बैठे हैं, कहाँ से गोलियां आ रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और एक के बाद एक गोलियां आकर मेजर के सारे शरीर में घुस रही थी, लेकिन गोलियों की दर्द की परवाह किए बगैर मेजर आगे ही बढ़ रहा था। और मेजर के हाथ रुके नहीं, और उसके हाथ से भी गोलियां चल रही थी। न जाने कितने सारे दुश्मनों को मारते मेजर धीरे आगे बढ़ रहा था। और गोलियों का शोर इतना ज्यादा था कि कान के पर्दे फटने के जैसा था। यानी शोर इतना ज्यादा था, ऐसे शोर में भी मेजर ने हिम्मत नहीं हारी, और इस तरह आगे बढ़ता गया। अब उसके कान में एक ही शब्द सुनाई दे रहे थे, और कौन से शब्द? जिस वचन को माँ ने कहा था। तो यहाँ पर क्या है, जिस वक्त मेजर वापिस आ रहा था, तो माँ ने क्या कहा था बच्चों? तो गोलियां सीने पर खाना, पीठ पर कभी नहीं। और यही वचनों का पालन करते तो मेजर ने पीठ नहीं दिखाई, और आगे बढ़ता गया। और गोलियां आकर सीने में, पेट में,
हाथ पर लगती गई, लेकिन फिर भी मेजर आगे और आगे बढ़ा। और इस तरह आज करो या मरो, तो इसी उद्देश्य से वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज वो पीछे हटने वाला नहीं है। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजय सिंह को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। और उसके बाद सिचुएशन बहुत खराब था। उसके बाद मेजर की जान जा सकती थी और यहाँ पर बाहर के अधिकारियों को पता चला कि मेजर का बचना मुश्किल है। इसलिए मेजर की जान बचाने के उद्देश्य से तो अनाउंसमेंट किया गया कि मेजर साहब अब वापस चले आइए, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है और वो वापस आई है, वापस चले आई है। लेकिन मेजर ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि बस उसके कान में एक ही शब्द सुनाई दे रहे थे, किसी और के शब्द ही नहीं सुनाई दे रहे थे। इस तरह दुश्मन की कितने सारे टैंकों को गोला बारूद सबको नष्ट करते करते, कितने सारे दुश्मनों को मारते मारते मेजर हिम्मत से एक शेर की तरह आगे बढ़ता रहा। और उसके बाद इतनी सारी गोलियां उसके शरीर में घुस गई, कहाँ गोली नहीं लगी इसका हिसाब लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि उसका सारा शरीर छलनी हो गया था और सारे शरीर में इतनी सारी गोलियां घुस गई थी, क्योंकि बेचारे का चलना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी ऐसी हालत में भी मेजर क्या करता था, आगे और आगे बढ़ता रहा। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया और तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रूंधे गले से अधिकारी ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? और उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद वहां पर कोई बचा ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे दुश्मनों को किसने मार डाला था? मेजर आशाराम त्यागी ने मार डाला था। वहां पर कोई नहीं बचा था। लेकिन अभी मेजर बहुत ही सीरियस हालत में था, बहुत ही गंभीर अवस्था में था और उसे क्योंकि सारे शरीर में क्या घुस गई थी, गोलियां घुस गई थी। तो ऐसे हालत में, ऐसी अवस्था में उसे अस्पताल ले गए। कौन सा अस्पताल था? अमृतसर के अस्पताल में ले गए और सभी अधिकारियों को लगा कि मेजर बच नहीं सकता, क्योंकि मेजर का सारा शरीर किससे भर गया है, गोलियों से भर गया है। इसलिए ऐसी अवस्था में अस्पताल में ले जाकर उन्होंने पूछा कि अभी थोड़ी देर में क्या होने वाली थी, मेजर की जान जाने वाली थी, सबको पता था और मेजर को भी पता था। उसके बाद अधिकारियों ने पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? क्योंकि जब कोई मरता है ना, जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या पूछा जाता है? अंतिम इच्छा पूछी जाती है। और यहाँ पर मेजर को भी अंतिम इच्छा पूछी गई और मेजर को पता चला कि जो अंतिम इच्छा है बताकर ही जाना है। वो कौन सी इच्छा है, सुनिए। आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर के चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है। मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। आज के बाद इतना दर्द हो रहा था, गोलियां इतना कसक रही थी और बेचारा इतना दर्द होने के बाद भी मेजर के चेहरे पर क्या थी, मुस्कान थी, क्योंकि देशभक्त के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, क्योंकि साक्षात भगवान का तेज रहता उनके ऊपर। जिस तरह भगत सिंह ने हंसते हंसते मौत को गले लगा, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और वो अमर हो गए। तो यहाँ पर क्या मतलब, देश के लिए जान देने वाले लोगों के चेहरे पर हमेशा तेज रहता है, हमेशा उत्साह रहता है, जोश रहता है। जो काया करते हैं वही रोते थे। लेकिन यहाँ पर मेजर के आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं था और यहाँ पर इतना दर्द होने के बाद भी अपने दर्द को छिपाकर चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसने क्या कहा, देखो मेरी इच्छा है, लेकिन ये इच्छा आप ही पूरी कर सकते हैं। और वो इच्छा क्या है, मेजर बताता है। हाँ है, मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। और मेजर ने इतना ही कहा, देखो मेरी मां के लिए बहुत जरूरी संदेश पहुंचा देना, क्योंकि मेरी मां इंतजार कर रही है, क्योंकि मेरी मां घर पर है, इंतजार कर रही है। मैं मां से तो मिल नहीं सकूंगा और मां के पास तो लाश जाएगी और मैं तो बात नहीं कर सकता। लेकिन अभी थोड़ी बातें जो है आपको बताना है और यहाँ पर ये बातें मैं आपको बता दूंगा और आप क्या कीजिए, ये बातें मेरी मां तक पहुंचा दीजिए। और ये संदेश बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है और ये संदेश मेरी मां तक पहुंचा दीजिएगा। ये किसने कहा, मेजर ने कहा। और वो संदेश क्या था, मेरी मां को इतना ही बता दो कि मैंने गोलियां पीठ पर नहीं खाई, मैंने गोलियां पीठ पर नहीं खाई, सीने पर खाई। या मां आपने जैसा कहा ना, मैंने वैसे ही किया। और ये संदेश आप किसको पहुंचाना, किस तक पहुंचाना, मेरी मां तक पहुंचाना। ये किसने कहा, मेजर ने बाकी अधिकारियों से कहा। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे। और इस तरह इतना बोलते ही उनकी जान चली गई।
और इतना बोलने के लिए ही उनकी जान बच गई थी और ये संदेश देने के बाद ही मेजर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। और ये बहादुर शेर के जैसे मेजर का नाम क्या था? आशाराम त्यागी। और नाम के जैसा ही सचमुच उन्होंने त्याग कर दिया, अपना जीवन भी समर्पित कर दिया देश के लिए। हमारा इतिहास शहीदों से भरा है, देशभक्तों के खून से लिखा है और बहुत सारे देशभक्तों के बलिदान से ही भारत को आजादी मिली। और उसी तरह हर बार पाकिस्तान हारता गया और मेजर की वजह से ही आज का युद्ध क्या हो गया? सफल हो गया और भारत को विजय मिल गई। जिन्होंने मां के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया और उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखा दे रही है। तो इस तरह मेजर इस दुनिया से चला गया तो क्या हुआ? लेकिन जब तक चंद्र सूर्य तारे रहेंगे तब तक मेजर का नाम अमर रहेगा और सारे लोग उसे याद रखेंगे। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, नमस्कार।